बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सय्यदिना करीमुन ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उल्ट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर यूएस सिद्धू फ़िज़िक्स चैनल्स में खुश आमदीद और इंशाल्लाह देखते रहें आपका अपना चैनल यूएस सिद्धू फ़िज़िक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सय्यदिना करीमुन ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम प्रोफेसर यूएस सिद्धू फ़िज़िक्स चैनल्स में खुश आमदीद। तो इंशाल्लाह आज हम कूलम्स लॉ को पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ में सबसे पहले जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है, तो कूलम्स लॉ ने जो उसकी एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी, उसने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में 1785 में उसने इसको एक्सप्लेन किया। कूलम्स लॉ को पढ़ने से पहले कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनके मतलब जानना इंतहाई बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो इसमें बेसिक चीजें आती हैं, इसमें सबसे पहले कूलम्स लॉ के अंदर डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। उसके बाद पॉइंट चार्जेस, फिर उसके बाद बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर इसके बाद म्यूचुअल फोर्सेस। ठीक है, तो उसके बाद हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, फिर इसके साथ साथ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू निकालेंगे। फिर इसके साथ साथ रिलेटिव परमिटिविटी, जो के की वैल्यू फॉर मीडियम के लिहाज से रिलेटिव परमिटिविटी है उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम के वैल्यू फॉर वैक्यूम के लिहाज से डिस्कस करेंगे, यानी के परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को डिस्कस करेंगे। फिर वैल्यू ऑफ के फॉर अ मीडियम, ठीक है, फिर हम रिलेटिव परमिटिविटी को डिस्कस करेंगे और फिर हम जो वेक्टर फॉर्म है कूलम्स लॉ की उसको डिस्कस करेंगे। फिर जो लिमिटेशंस है कूलम्स लॉ की उसको पढ़ेंगे और एंड पे कॉन्सेप्चुअल कुछ इसमें एमसीक्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव है जो कि कंसेप्चुअल है। अगर ये Q1 है, ये Q2 है, इनके दरमियान कोई ना कोई डिस्टेंस है। अगर इन चार्जेस का साइज इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उससे कम हो, दैट इज पॉइंट चार्जेस। ठीक है, इसके बाद बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक लॉ क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? इसमें ये होगा जो सेम चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जो ऑपोजिट चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जो बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये यही बताता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद म्यूचुअल फोर्स। अच्छा, म्यूचुअल फोर्स क्या है? म्यूचुअल फोर्स ये बताती है कि जितनी फोर्स Q1 Q2 पॉइंट चार्ज पे लगाएगा उतनी ही फोर्स Q2 पॉइंट चार्ज Q1 पे भी लगाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट की तरफ चलती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of charges inversely proportional to square of distance between them। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे आम बात, जब भी फोर्स का हमने जिक्र करना है उसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ में लिखना है। बाद बुक्स में सिर्फ ये सिंपल फोर्स का जिक्र किया गया है, इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जिक्र करना है। उसके बाद जब भी हमने चार्जेस का जिक्र करना है तो उनके साथ स्टैटिक पॉइंट चार्जेस यानी स्टैटिक पॉइंट लाजमी इसके साथ मेंशन करना है। ठीक है, अब देखें ये इसकी स्टेटमेंट हो चुकी है। हमारे पास ये टू चार्जेस हैं, ये Q1 है, ये Q2 है। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं ऊपर इसका जिक्र किया मैंने कि ये वाले चार्जेस कौन से होंगे, ये वाले जो Q1 और Q2 है ये दोनों क्या है, ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस किनको कहते हैं कि इन चार्जेस के बिटवीन ये डिस्टेंस है, इन चार्जेस का जो साइज है इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उससे क्या हो, बहुत कम हो, दैट इज कॉल्ड पॉइंट चार्जेस। और पॉइंट चार्जेस की क्या होती है, इसकी कोई भी डायमेंशन नो डायमेंशन हो। ठीक है, अब इसमें ये बात की गई है कि जब ये भी पॉइंट चार्ज Q1 पॉजिटिव है, Q2 चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव है, जब ये दोनों चार्जेस सेम है तो दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब Q1 पॉइंट चार्ज Q2 पॉइंट चार्ज को रिपेल करेगा तो वहां पे जो फोर्स होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उसको हम लिखेंगे F21। यानी मतलब कि अगर Q1 पॉइंट चार्ज Q2 पॉइंट चार्ज में फोर्स लगा रहा है, जो फोर्स लगा रहा है उसको बाद में लिखना है, जिस पे फोर्स लग रही है उसको पहले लिखना है। ठीक है,
इसी तरह जब Q2 पॉइंट चार्ज Q1 फोर्स को इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और इसको रिपेल करेगा, यानी Q2 पॉइंट चार्ज Q1 पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगाएगा और ये इसको क्या करेगा जी, रिपेल करेगा। तो फिर वहां पे जो फोर्स होगी उसको कैसे लिखेंगे, यानी कि Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, जो फोर्स लगा रहा है उसको बाद में लिखना है, जिस पे फोर्स लग रही है उसको पहले लिखना है। यानी Q1 पे फोर्स लगाई जा रही है उसको पहले लिखना है, Q2 पॉइंट चार्ज फोर्स लगा रहा है उसको क्या लिखना है, बाद में लिखना है। यानी कि दफा दूर कर रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को, ठीक है ना, रिपल्सिव फोर्स यानी के दरमियान, ठीक है। और नीचे आपको नजर आ रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, ये Q1 पॉइंट चार्ज है, ये भी Q2 पॉइंट चार्ज है। वाला जो चार्ज है ये पॉजिटिव है और Q2 पॉइंट चार्ज वो क्या है, वो नेगेटिव है। अब ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं, यानी बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बताता था, ये बताता है ना बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कि यानी कि जो ऑपोजिट अनलाइक चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ऊपर क्या कर रहे थे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, नीचे वाले भी इधर क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब Q1 Q2 पॉइंट चार्ज, आप देखें Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा तो वहां पे जो फोर्स है उसको हम कैसे लिखेंगे, मतलब कि जो फोर्स लगा रहा है उसको पहले लिखेंगे, जिस पर फोर्स लगाई जाएगी उसको बाद में लिखेंगे। इसी तरह में Q2 पॉइंट चार्ज जब Q1 पॉइंट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो फिर डियर स्टूडेंट्स इसको हम कैसे लिखेंगे, देखें, यानी कि ये Q2 Q1 को क्या कर रहा है, आपस में अट्रैक्ट कर रहा है। तो Q2 Q1 को अट्रैक्ट कर रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे, यानी कि जो फोर्स लगा रहा है उसको बाद में लिखेंगे, जिस पे फोर्स लगी है उसको हम इसमें पहले लिखेंगे। इसके बाद क्या है, if two point charges Q1 and Q2 are separated by a distance r, कहता है कि अगर हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहे हैं कि ये Q1 है ये Q2 है, डिस्टेंस है उसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया गया है, तो वहां पे जो फोर्स लगेगी उसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप ये फोर्स F है, इसके सबस्क्रिप्ट में नीचे जाकर लोअर केस में स्मॉल a लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की बात में इसको नेम दिया गया है, बाद में इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा गया है। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 और Q2 दोनों के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के लिए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी डायग्राम के जरिए देखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्टेटमेंट की तरफ देखें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। ये देखें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पे इधर सबसे अहम बात लिखी गई है कि देखें डियर स्टूडेंट्स, आपके जहन में ये बात तो आती होगी कि यहाँ पे मैंने कह दिया पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मैंने कह दिया पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कह दिया पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कह दिया नेगेटिव चार्ज है। अब आपके जहन में बात तो आती होगी कि जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का चक्कर क्यों नहीं है, तो बहुत अहम कंसेप्ट है। देखें कि ये मैंने इसीलिए उर्दू में सादा जुबान में लिखा हुआ है ताकि बहुत आसानी से समझ आ जाए। जब भी मैग्नीट्यूड लिया जाता है तो नेगेटिव साइन को इग्नोर किया जाता है, सबसे अहम बात। इसी वजह से देखें जब भी मैग्नीट्यूड लिया जाएगा तो नेगेटिव साइन को इग्नोर किया जाएगा। इसी वजह से तो जो जहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको क्या किया गया है, निगलेक्ट किया गया है, इग्नोर किया गया है, इसके साथ मेंशन नहीं किया गया। दूसरी यहाँ बात इसमें मैंने जिक्र किया था जब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था स्टार्ट में, तो मैंने बताया था कि जहां पे डियर स्टूडेंट्स म्यूचुअल फोर्स होती है। अब म्यूचुअल फोर्स है क्या, आपके ध्यान में जो आता होगा कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1, ये देखिए इधर आए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब पॉइंट चार्जेस पर म्यूचुअल फोर्स लगती है, ये मैंने बड़ी अहम बात बताई थी कि जब भी पॉइंट चार्जेस होंगे वहां पर क्या लगेगी, म्यूचुअल फोर्स लगेगी। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 के अलग से, फिर यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये पॉइंट चार्ज Q2 जो है उस पर अलग से लगेगी, ऐसा नहीं होगा। जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी जितनी Q1 पॉइंट चार्ज पे लगेगी उतनी ही Q2 पे लगेगी। इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स जो करें, इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स
मैंने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है Q1 पॉइंट चार्ज के और Q2 पॉइंट चार्ज के, यानी जितनी फोर्स Q1 पे लग रही है उतनी ही फोर्स Q2 चार्ज के ऊपर भी लग रही है। और ये तो हो गया था ना स्टेटमेंट के मुताबिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, स्टेटमेंट में अभी हमने पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स देखें कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ये प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्केल ऑफ द डिस्टेंस। ये देखें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्केल ऑफ द डिस्टेंस। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको नेम दे लिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर लिया है, सम अप कर लिया, कंबाइन कर लिया, ठीक है। तो उसको कंबाइन करके हमने इसको इस तरह लिख लिया Q1 Q2 ओवर R स्केयर। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम खत्म करते हैं तो वहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट लिखते हैं। तो कूलम ने जो कांस्टेंट यूज किया है वो कैपिटल K यूज किया है। यहाँ पर जो K है इसको डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और बाद बुक में इसी K को कूलम्स कांस्टेंट का नेम भी दिया गया है। फोर्स थी उसको जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सेम वही इक्वेशन आ जाएगी K कांस्टेंट Q1 Q2 और R स्क्वायर। और जब भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो साथ इसके यूनिट वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और दूसरी बात के डिपेंडेंस ऑफ आ K, जो भी हमारे पास K होता है जो किन चीजों पे K डिपेंड करता है, सबसे पहले मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, और नंबर 2 के ऊपर और सिस्टम ऑफ द यूनिट के ऊपर वो क्या करता है, डिपेंड करता है। अब हम क्या करेंगे, K फॉर वैक्यूम, यानी कि हम K की वैल्यू निकालेंगे डियर स्टूडेंट किसके लिहाज से, फॉर अ वैक्यूम। तो देखें एप्सिलॉन नॉट ये लिखा नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 8.85 क्रॉस 10 टू पावर -12 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप डियर स्टूडेंट्स आपके ध्यान में आता होगा कि ये यूनिट किधर से आ गया, आखिर ये खलाई मखलूक है क्या, किधर से ये यूनिट आ चुका है, तो वो हम बताते हैं बकायदा। मेरे ये साइड में साइड इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि ये यूनिट आता किधर से है। देखिए फोर्स होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 और R स्क्वायर के। अब क्या है डियर स्टूडेंट्स, जहां पे जो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है इसको हम बाहर लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लेते हैं, और फोर्स इधर मल्टीप्लाई खा रही थी नीचे जा क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और फोर्स का डियर स्टूडेंट्स क्या यूनिट होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, और मीटर स्क्वायर आ गया। यही वजह है कि जो एप्सिलॉन नॉट आपको डियर स्टूडेंट्स ये एप्सिलॉन नॉट लिखा नजर आ रहा है, इसका ये यूनिट है। देखें ये साइड पे मैंने बताया ये कैसे आया है, देखिए ये कूलम स्क्वायर न्यूटन, मीटर स्क्वायर न्यूटन, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये यूनिट कैसे आता है ये यहाँ पे बताया है। अब असल में बहुत ज्यादा ऐसी बुक्स हैं जिसके अंदर ये डियर स्टूडेंट्स जो K है इसकी बाकायदा वैल्यूज की कैलकुलेशन नहीं की गई, इसकी एंड में डायरेक्ट वैल्यू बताई गई है 9 क्रॉस 10 टू पावर 9। तो इंशाल्लाह इस स्लाइड में इस लेक्चर में ये K की वैल्यू असल में आखिरी कदम से है, वो मैंने इसको मैथमेटिकल जो फॉर्म है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। 1/K इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 ऐसे आएगा, 4 पाई की वैल्यू 3.14 होती है। अब एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है, ये वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये 10 टू पावर नीचे जाके ये सारी ऐसी गई वैल्यूज तमाम, ये 10 टू पावर -12 आ रहा है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस का, ये मैथ का रूल है, ठीक है। अब 4 क्रॉस 3.1 4 क्रॉस 8.8 पर तमाम को मल्टीप्लाई किया तो डियर स्टूडेंट की आपके पास वैल्यूज आ गई 1 डिवाइडेड बाई 1 यानी 111 आ गया। बाकी ये क्रॉस 10 टू पावर 12 ऐसे सेम एज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, 1 को जब 1 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यूज आई वो आती है 0.0090 क्रॉस 10 टू पावर 12 यानी 10 टू पावर 12 ये ऐसे आ गया। 1 को जब 1 पे डिवाइड किया तो ये वैल्यूज आ गई। अब जहां पे होगा क्या, साइंटिफिक नोटेशन 9th क्लास में आप चैप्टर 1 में ये सीख चुके हैं कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। डियर स्टूडेंट देखें, जब ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है, इस पॉइंट को जितने डिजिट हम राइट साइड में लेके जाएंगे उतनी पावर नेगेटिव में आएगी। देखिए 1 2 3 यानी इस पॉइंट डिजिट को, ये जो आपको पॉइंट डिजिट नजर आ रहा है इसको
इसको मैं इधर लेके आया हूं 1 2 3, ये 3 डिजिट इस तरफ लेके आया हूं, इस पॉइंट को 3 डिजिट में इस तरफ लेके आया हूं 1 2 3, तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा माइनस का 3, ये 9 ऐसे आ जाएगा क्रॉस 10 टू पावर माइनस 3, ये क्रॉस 10 टू पावर 12 ऐसे आ गया, एज इट एज सेम नीचे आ गया। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स होगा क्या, देखें ये इसको हमने सब अप करके लिख लिया वैल्यूज को, ये 10 दोनों में कॉमन आ रहा है, नीचे लिख लिया -3 प्लस 12 ऐसे लिख लिया। अब होगा क्या, 12 में से जब -3 निकालेंगे तो आपके पास प्लस का 9 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है प्लस का साइन है। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स आपके जहन में ये क्वेश्चन आता होगा, राइट होता होगा कि 9 क्रॉस 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये यूनिट कैसे आता है, तो ये भी साइड इंफॉर्मेशन में मैंने लिखा हुआ है कि इस यूनिट को कैसे निकालते हैं। आप देखें फोर्स इक्वल होती है k q1 q2 ओवर r स्क्वायर, तो हमने k का यूनिट निकालना है, k को हमने इधर बाहर निकाल लिया, फोर्स इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, ठीक है ना। अब क्या होगा, वो क्या रहा है देखें, अब हमने फाइंड करना है यूनिट ऑफ k। आप देख रहे थे ना कि k का यूनिट की वैल्यू किधर से आ गई, यानी k का यूनिट किधर से आता है, आपके जहन में ये क्वेश्चन अराइज होता होगा, रट्टा नहीं लगाना आपने डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, देखें ये इक्वेशंस का तो सबको पता है, फोर्स इक्वल टू k q1 q2 ओवर r स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमने k का तो यूनिट निकालना है, जब k का यूनिट निकालना है k को हम इधर ही रहने देंगे। अब ये r स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और q1 q2 ऊपर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा, जिनके मैंने इधर इसको लिख लिया है। अब k क्या है ऐसे लिख लिया, फोर्स का यूनिट क्या आता है न्यूटन, डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, मीटर स्क्वायर, चार्ज का कूलम, फिर चार्ज का कूलम, कूलम कूलम क्या हो गया कूलम स्क्वायर। अब ये प्लस की वैल्यू आ रही है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस की, तो k की वैल्यू क्या आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब यही आप इधर आ जाएं कि k की वैल्यू यहाँ पे क्या है 9 क्रॉस 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर आप पेपर के अंदर डायरेक्ट की वैल्यूज लिख रहे हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। और बाद स्टूडेंट घबराते होंगे कैलकुलेशन से, तो आपने घबराना नहीं है। वो कहते हैं ना इकबाल, चलो इकबाल से पूछते हैं, इकबाल कहते हैं ना कि काफिर की मौत से भी लड़ता हो जिसका दिल, कौन कहता है उसे मुसलमान की मौत मर। तो ऐसे घबराना नहीं चाहिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा ऐसी बुक्स है जिसके अंदर इसके बकायदा 9 क्रॉस 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी k की ये वाली जो वैल्यूज हैं, बहुत ज्यादा ऐसी बुक्स है जिसके अंदर ये बकायदा सोल्व नहीं की गई। मैंने इसलिए सोल्व की है यानी कि आपको इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसका आइडिया हो। अब वही फोर्स की जो वैल्यू है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, अब हम बात कर रहे थे फारा वैक्यूम के लिहाज से, तो वहां पे जो फोर्स है उसके साथ स्क्रिप्ट में मैंने वैक्यूम लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर r स्क्वायर। और फोर्स फारा वैक्यूम इसके लिहाज से बड़ा इंपोर्टेंट नोट है, मैंने साइड पे लिखा हुआ है। नोट क्या है, वैक्यूम फोर्स 2 पॉइंट चार्जेस में बढ़ती है। अब असल में है क्या, आप इधर आ जाए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। असल में ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है क्या डियर स्टूडेंट्स, मैं सादा जुबान में ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आपको बताता हूं कि देखें कि ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इन पॉइंट चार्जेस के दरमियान जब वैक्यूम होगा तो इन दोनों के दरमियान अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, अगर इन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान वैक्यूम है तो इनके दरमियान फोर्स ज्यादा रहेगी, फोर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये आपस में किस तरह इंटरेक्ट करेंगे, इस तरह। ठीक है, तो यही चीज है फोर्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी वैक्यूम के अंदर ये मेरी चीज लिखी हुई है। जब भी वैक्यूम की बात करेंगे तो वैक्यूम फोर्स 2 पॉइंट चार्जेस में बढ़ती है। ये बहुत अहम बात है डियर स्टूडेंट्स, वैक्यूम फोर्स 2 पॉइंट चार्जेस में हमेशा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि उनके बिटवीन कोई मीडियम नहीं होता। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ के निकालेंगे फॉरा मीडियम के प्यार से। अब डियर स्टूडेंट्स आपको जो लिखा नजर आ रहा होगा एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर है क्या, यह है रिलेटिव परमिटिविटी। और सबसे अहम बात, जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये क्या होती है रेशियो होती है, वो आगे चल के हम निकालेंगे। डियर स्टूडेंट्स अभी हम
वैल्यू ऑफ के फॉर मीडियम के लिहाज से डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और इसके अंदर भी बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, ये मैंने उर्दू में सादा जुबान में लिखा हुआ है ताकि सादा लोग हैं, सादा स्टूडेंट्स हैं पढ़ने वाले, तो सादा तरीके से आपको समझ आ गया, ठीक है। तो नोट क्या है, फोर्स ऑफ मीडियम दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान रबड़ पानी गिलास की वजह से कम होती है। अब इसकी मैं वजाहत करता हूँ, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने उर्दू में लिख दी है, क्योंकि सादा जुबान में लिखा है, सादा मैं पढ़ाने वाला टीचर हूँ और सादा से आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब जब फोर्स ऑफ मीडियम की बात करेंगे तो वही फोर्स की वैल्यू है जो पीछे हमने निकाली, उसके सब्स्क्रिप्ट में नीचे जाके हमने मीडियम लिख देना है। वही वैल्यूज है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस करना क्या है कि एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर लगा देना है, ठीक है। तो फिर जो फोर्स फॉर मीडियम की आपके पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी बाई Q1 Q2 और R स्क्वायर, जैसे हमने प्रीवियस पीछे पढ़ के आए हैं वैसे तमाम की तमाम जो वही वैल्यू है। डियर स्टूडेंट, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो तमाम जो वैल्यूज हैं वही है, ये तमाम इक्वेशंस फोर्स की वही है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं वैक्यूम के लिहाज से। जब हमने इधर मीडियम लगाया और साथ सिर्फ हमने क्या किया है, एप्सिलॉन आर का इजाफा किया है, ठीक है ना। आप इसको क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R स्क्वायर। अब इसमें करेंगे क्या, देखें ये ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें ये एप्सिलॉन आर इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, साइड पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ के आए हैं कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R स्क्वायर ये किसके इक्वल होता था, ये फोर्स फॉर वैक्यूम के इक्वल की वैल्यूज, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, फोर्स फॉर वैक्यूम, ठीक है। अब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करके इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आप देखें जो एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी है, डियर स्टूडेंट्स ये रेशियो है किनके बिटवीन, ये रेशियो है फोर्स फॉर वैक्यूम और फोर्स फॉर मीडियम। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये मैंने एक लिखा हुआ है साइड पे कि फोर्स फॉर वैक्यूम ग्रेटर देन फोर्स फॉर मीडियम। अब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को हम डिस्कस करते हैं। अब वेक्टर फॉर्म कूलम लॉ को डिस्कस करने से पहले ये बेसिक इक्वेशन है जो अभी हम पढ़ के हैं, F = K Q1 Q2 और R स्क्वायर, K की वैल्यू ने पुट कर दी है। अब इधर इक्वेशन की तरफ जाने से पहले ये आपको डियर स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, ये उर्दू में सादा जुबान में लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट। अगर Q1 पॉइंट Q2 पर फोर्स लगाए तो जो फोर्स लगाए उसको बाद में लिखना है, जिस पर फोर्स लगे उसको पहले लिखना है। मिसाल के तौर पर F21 यानी Q1, इसका मतलब है Q1 Q2 पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। अब आ जाए इधर कि Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, तो जो फोर्स लगा रहा है उसको बाद में लिखना है, जिस पर फोर्स लगाई जा रही है उसको पहले लिखना है। और इसी तरह इसका जो यूनिट वेक्टर है उसको भी हम इसी तरह रिप्रेजेंट जहां पे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखें तो Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, जब डियर स्टूडेंट्स Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है तो जो फोर्स लगा रहा है उसको बाद में लिखना है, जिस पर फोर्स लगाई जा रही है उसको पहले लिखना है। इसी तरह ये लिखा गया है 1 2। इस तरह इसका जो यूनिट वेक्टर है उसको भी इसी तरह रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसी इक्वेशन के लिहाज से ये इक्वेशन सेट की गई है कि फोर्स, अब क्या है, जब Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा था, ठीक है, तो वहां पे उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डियर स्टूडेंट्स ये ऐसे लिख लिया, F के नीचे लोअर केस में 2 लिख लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसी वैल्यू आ गई, Q1 Q2 और R स्क्वायर ऐसे आ गया। अब ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली थी वो हमने पुट कर दी। जब भी हम वेक्टर फॉर्म फोर्स की रिप्रेजेंट करेंगे तो साथ में इसका यूनिट वेक्टर का लाजमी जिक्र करेंगे। अब इसी तरह इक्वेशन नंबर 1, जब Q2.4 Q1 पे फोर्स लगा रहा है तब हमारे पास ये इक्वेशन सेट हो जाएगी। तमाम जी देखें इक्वेशन इसी को हम यूज कर रहे हैं भाई। इसके साथ क्या है कि Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे आ गया, Q1 Q2 R स्क्वायर ऐसे आ गया। अब ये क्या है, तो यहाँ पे देखें कि जब Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा था तो वहां पे जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन थी वो क्या थी, ये, ठीक है। अब फ्रॉम फिगर, इस फिगर से हमें क्या नजर आ रहा है, देखिए जब Q1 Q2 पे फोर्स लगाए, जब Q2.4 Q1.4 पे फोर्स लगाए तो वहां पे होता क्या है कि इनकी मैग्नीट्यूड, डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, मगर क्या है
इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट है। इसलिए यहाँ पे जो फॉर्म फिगर लिखे, ये मेरे साथ इसके नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट किया है, नेगेटिव साइन यही शो कर है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, अब आपको जो स्टूडेंट्स की इक्वेशन नजर आ रही होगी, इक्वेशन 1। अब इसी को हम आगे लेके चलते हैं। ऐसे हमने लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 और r स्क्वायर आ गया। अब डियर स्टूडेंट जहां पे ये यूनिट वेक्टर r21 था, वहां पे हमने ये वाली वैल्यूज पुट कर दी है इसकी जगह, ये पुट कर दी इधर, ठीक है। अब नेगेटिव साइन इधर बाहर लिख लिया, बाकी तमाम इक्वेशंस को हमने वैसे लिख लिया सिंपल, ठीक है। अब ये वाली जो आपको ये बच्चे डियर स्टूडेंट्स आपको ये वाली वैल्यू जो नजर आ रही है, ये वाली, ये ऊपर आप इक्वेशन नंबर 2 पे जाएं तो देखें तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 नहीं बन गई डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है ये वाली। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, फोर्स 1 2 की वैल्यू पुट करेंगे, वहां पे पुट कर दी। और सबसे अहम बात डियर स्टूडेंट्स, जहां पे न्यूटन थर्ड लॉ होता क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल, बट ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट उसकी क्या होती है, डायरेक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ हमें क्या बताता है, न्यूटन थर्ड लॉ ये बताता है ना, एक्शन रिएक्शन इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ये स्टूडेंट्स है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, यानी कि कूलम्स लॉ की लिमिट्स कौन कौन सी है। तो सबसे पहले कूलम्स लॉ देख, सबसे पहले कूलम्स लॉ वायलेट स्टेशनरी चार्जेस। कूलम लॉ जो है वो वायलेट होगा साकन, जो रेस्ट पे चार्जेस होते हैं उन पर, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, कूलम्स लॉ वायलेट पॉइंट चार्जेस। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने बड़े अच्छे तरीके से पॉइंट चार्जेस का आपको बताया था कि कूलम्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस पे भी क्या करता है, उनके लिए भी ये वायलेट है, ठीक है। और उसके बाद क्या, कूलम्स लॉ होल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि जो कूलम्स लॉ है वो होल्ड करता है जिसको, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। सबसे अहम बात, जो फोर्स एक्ट अलोंग अ लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, ये वाली बात, फोर्स एक्ट अलोंग अ लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, जिनके फोर्स की डायरेक्शंस क्या होगी, एक पॉइंट का ये कह लें, दूसरा ये कह लें, इसको कह लें Q1 है, ये वाला क्या है Q2 है, इन दोनों के दरमियान में ये डिस्टेंस R है। तो स्टूडेंट्स इधर इस पॉइंट पे यही बात की जा रही है कि जिनके फोर्स एक्ट अलोंग अ लाइन, फोर्स उसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगा जिस लाइन के अलोंग इन दोनों पॉइंट चार्जेस का डिस्टेंस R है। ये दोनों पॉइंट चार्जेस जिस लाइन के अलोंग मिल रहे हैं, उसी लाइन के अलोंग क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी। बहुत ही आम कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है जो एंड पे निचोड़ निकाला है सादा से आपको समझाने के लिए, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बॉडी हाफ फोर्स बिटवीन देम, वो कहता है कि अगर हम इस डिस्टेंस को 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको अगर हम हाफ कर दें तो फिर वहां पे जो फोर्स होगी तो क्या होगी, जब डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो इस हाफ का जब स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या बनता है, 4 टाइम, ठीक है। ये 4 आ रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 टाइम इसका ऑप्शन, ठीक है। आप इसी तरह इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज हाफ एंड चार्ज आल्सो डबल, इधर देखें फोर्स इक्वल है के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के। तो वो कहता है कि अगर चार्जेस क्या हो डबल, डिस्टेंस क्या हो हाफ, जब बच्चों इस 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 2 से मल्टीप्लाई खाएगा ऊपर जाके क्या हो जाएगा 8। तो इसका ऑप्शन क्या बनता है, C8 टाइप, ठीक। डियर स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने एंड पे इसको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है और कोई अच्छा सा कमेंट भी करना है। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।